your tests have been gone very fine. आज बच्चों स्टार्ट करने का जो टाइम है अ बिट अर्लियर बिकॉज थोड़ा सा ये है कि हमें फूड एंड न्यूट्रिशन का एक रिव्यू हमें बनाना है. ओके, थैंक यू इतरत, थैंक यू अहमद. हमें जो है ना यहाँ पे किसी भी मोमेंट पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है तो यू नीड टू जस्ट टेल मी on my chat box. Perfect. So let me start with food and nutrition. And this is the revision lecture in which we would like to वालेकुम अस्सलाम शाहरुख. ओके जी. तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंटली मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जो लेक्चर है ये इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपका जो तमाम तर चैप्टर है उसको हम थ्री लेक्चर्स के अंदर कवर कर सकें. द प्लान वुड बी रिसेंटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इफ़ यू फॉलो मी over here. This is little bit of my introduction और जिसके अंदर आप पहले भी मेरे आपसे एक ताल्लुक रह चुका है जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल एंड हेल्थ जो है उसको आपस में डिस्कस कर चुके हैं और उसको पढ़ भी चुके हैं और इसके साथ साथ हमने एमसीएच भी किया है जिसको हमने एक रिवीजन के तौर पे जिस टॉपिक को हमने आपके साथ डिस्कस किया था. So let's take out the layout of food and nutrition, what we are going to do in this presentation specifically. G. Kindly keep unmute the other sounds. Hello? Hello? Can I hear you please? G. So kindly keep the other sounds muted please. G please. There's a bit distortion today. Okay, Ji. So now we will concentrate upon the major nutrients and minor nutrients, जो कि आज हमारा जो lecture है उसका जो है वो part रहेगा. ठीक है. In the next lecture, we would like to go with the mineral and trace elements, nutritional profile of principal food. That will be our lecture 2. And then we will move on to nutritional health problems in public health and nutritional factor in selected diseases. That will be lecture 3. So let's discuss what are the contents uh, which we are going to study and which we are going to talk about today. That is nutrition epidemiology, proteins, fats, carbohydrates, and vitamins. We will take a good idea about what we are eating and what is the background of that thing what we are eating nowadays और ग्रेजुअली हम जो चीजें खाते रहते हैं. ठीक है जी. तो अब आप देखते हैं कि हमने आपसे ये सवाल है मेरा आप सभी को इसका जवाब देना है कि why it is necessary for medical professional health professionals to study the food and nutrition. Why it is necessary. आप लोगों को इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है. ठीक है जी. Why it is necessary to study food and nutrition. Are you all listening to me? Yes, Misal.
because healthy body results in healthy functioning body, and you are a doctor and you are a health professional of human body. So what is the fuel of that human body is food. ठीक है ना? तो जो चीजें भी हम खाते हैं वो हमारा जो है कंसंट्रेशन जितना भी हमारा बनता है वो तमाम तरह चीजें कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशनली जो हमारी बॉडी है, अगर आप उसको एज ए डॉक्टर देखते हैं तो उसके लिए किस कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो किस वक्त जरूरी है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एज लॉन्ग एज अगर आप इसको हर डायमेंशन में देखें तो आपके सोशली मेंटली फिजिकली हर तरह से आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है इन लाइफ। ऑब्वियसली हम हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यस बिल्कुल ठीक आपने कहा, मेजर और माइनर जो कॉन्स्टिट्यूशन है न्यूट्रिशन के वो एडवांटेजेस क्या देते हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है ना? तो अगर आप एक बैलेंस्ड और एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स एंड यू आर गोइंग टू गेट अ हेल्दियर बॉडी in future, ठीक है ना? So this is the main important thing which we are going to discuss over here today. So हम तमाम तर अपने हेल्थ और उसके तमाम तर जो पेशेंट है, पेशेंट की हेल्थ है, उसकी वेलबींग है, उसके ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो हमें जरूरत होती है कि हम जो है एक अच्छा हेल्दी फूड, बिल्कुल आपने सही, यू आर वेरी राइट, तमाम तर फिजिकल एंड मेंटल जो भी एक्टिविटीज हैं उनको कोप अप करने के लिए, तो तमाम तर ह्यूमन बींग्स के लिए भी पूरे जो न्यूट्रिशन है उसको पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है। दिस इज माई अ वेरी नाइस मैसेज टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है ना? आप जो कुछ खाते हैं आप वैसा ही नजर आते हैं, एंड यू लुक लाइक दैट एंड यू फील लाइक दैट एंड यू वर्क लाइक दैट। तो इसकी अंदर बड़ा ही डीप एक मैसेज है कि if your food is not directed towards the good choices, if your food choice is not good and your food choice is not correct, you cannot get the healthy lifestyle, ठीक है? आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होएगा, आप उसी चीजों के ऊपर जो है वो एक विशियस सर्कल में जाते जाएंगे। जब हेल्दी ईटिंग नहीं होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल की अडाप्टेशन नहीं होंगी तो देयर विल बी एंडिंग यस अनहेल्दी, ठीक है ना? तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है वो आपके रिफ्लेक्ट करता है, यस एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज किया। सो कम अप टू द न्यूट्रिशन, एक्चुअली न्यूट्रिशन इज व्हाट, न्यूट्रिशन जो है वो ऐसी साइंस है जो कि रिलेशनशिप आपको बताती है फूड के दरमियान, हेल्थ के दरमियान, ठीक है? और तमाम तो न्यूट्रिएंट्स आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। देयर इज अनदर लिटिल यू कैन से एक छोटी सी यहाँ पे, यस बिल्कुल ठीक आपने कहा, वेलकमिंग डिसीजेस। सो अगर आप देखें कि अगर हम छोटी छोटी सी यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे, द वर्ड इज यूज फॉर स्पेसिफिक डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इनको हम तमाम तर चीजों को न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं या फूड फैक्टर के नाम से जानते हैं। डाइटेटिक्स, डाइटेटिक्स का नाम आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? होपफुली सभी ने सुना होगा, क्योंकि आजकल जो है दिस इज वेरी मच इन डिमांड और हर बंदा चाहता है कि मैं अपने आप को फिट रखूं, अपनी डाइट का ख्याल रखूं, एंड पीपल यूजुअली गो फॉर द मील प्लानिंग्स फॉर एज वेल एज दे आर वेल इन द हेल्थ, एंड इफ दे आर सिक दैट इज द अर्जेंट or the utmost necessity of the time, right? So just take out on in the good nutrition what's going on. सो गुड न्यूट्रिशन क्या होती है कि जब भी हम न्यूट्रिशनली जो है ना, आपका जो फूड है, जो तमाम तर जरूरत जो है उस ह्यूमन बीइंग की, उस पर्सन की, अकॉर्डिंग टू द एज एंड द कैरेक्टर ऑफ दैट लाइफ, ठीक है ना? तो आपको जो उसमें इंजॉय कर सके वो गुड हेल्थ को, आपको उसे मेंटेन करना जो है वो दैट इज द पार्ट ऑफ द गुड न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम एक बड़ी मजेदार सी चीज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि कुछ 5 सेक्शंस में अब न्यूट्रिशन को हमने डिवाइड किया है। अब वो क्या 5 सेक्शंस हैं देखते हैं कि हम अब हर चीज के बारे में हम देखेंगे कि एक तो डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी, हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं उस न्यूट्रिशनल स्टेटस का, आइदर इट इज गुड इन अमाउंट, आइदर इज नॉट इन गुड अमाउंट, सो व्हाट वी आर नीड टू सी अराउंड इट। सो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है? फिर पब्लिक हेल्थ के साथ ये न्यूट्रिशनल जो प्रॉब्लम है इसकी कनेक्शन क्या होगी, किस तरीके से हम उसको कनेक्शन में जो है वो देखेंगे, और इसके अलावा फिर हम ये चीज भी जरा नोटिफाई करेंगे कि हम
कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके ऊपर चल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इन कामों को सरअंजाम देते हैं, कि कैसे हम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को हम स्टडी करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिसर्च वर्क विच हैज डन बिहाइंड, जो पीछे से रिसर्च वर्क किया जा रहा होता है, ये तमाम तर जो है वो उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्केल बनती है जिसके ऊपर आप डिजाइन करते हैं कि नेशनल लेवल पे आपको किन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स की जरूरत है और इंटरनेशनल लेवल पे आपको किस प्रोग्राम्स को रन करने की जरूरत है। इट ऑल डिपेंड्स द प्रेवलेंस ऑफ दैट डिजीज, the problem connection of that disease. Perfect. So now see what are the changes which are going towards changes. ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। कि सेंचुरीज से पहले उन्होंने जैसे बताया कि ह्यूमन हेल्थ में जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में हेल्थ एंड डिजीज दोनों ही कैरेक्टर्स में अगर आप देखें तो खाने का या न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अर्ली 19th सेंचुरी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सब रिकग्नाइज हुए और उनको पता चलाया गया कि वो एनर्जी यील्डिंग फूड्स हैं। जबकि 1950s के अंदर जो है वो कुछ इस तरह की डिस्कवरीज हुई जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और ये तमाम तर चीजों को उन्होंने रीडिस्कवर किया साइंस ऑफ न्यूट्रिशन को। एंड देन अगेन न्यूट्रिशन गेन इट्स attention as a specific disciplines with its roots with the physiology and biochemistry as well. As long as जैसे जैसे advancement होती गई, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई last 50 years in terms, so it is knowledge and the practical application has been, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा मैसेज आप सभी लोगों के लिए ये है कि इफ यू आर सो यहाँ पे हमें चाहेंगे कि यहाँ पे अगर जो भी डिस्टॉर्शन या कोई भी चीज ऐसी हो रही है तो प्लीज आप मुझे उसको नोटिफाई कीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकूँ। थैंक यू जी। सो लेट्स मूव ऑन टू दी न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी। अब न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजी से क्या मुराद है। एपिडेमियोलॉजी तो आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी है। एपिडेमियोलॉजी के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि प्रोफेसर साहब भी उनके आपसे बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं एपिडेमियोलॉजी के ऊपर। और हर डिजीज की एक एपिडेमियोलॉजी होती है, एक स्टेटस होता है जिसके ऊपर वो डिजीज स्टैंड करती है। तो इसी तरह न्यूट्रिशन की भी एपिडेमियोलॉजी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो एपिडेमियोलॉजी की असेसमेंट और न्यूट्रिशनल कम्युनिटी को हम किस तरीके से देख सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड द डाइटरी सर्वेज, न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस, ठीक है, न्यूट्रिशनल एंड द ग्रोथ एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, हम किस तरीके से उसको ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब वही कि जो जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, अब आप बाकी जो हेल्थ है उसको आप रिस्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अब एक डिजीज की तरफ जा रहे हैं, वेदर इट इज माइल्ड फॉर्म, वेदर इट इज सिवियर फॉर्म, तो ये सब चीजें आपको इंडिकेटर्स के थ्रू ही पता चलेंगी। इंटरवेंशंस क्या होती है कि व्हाट यू कैन डू इन दैट टर्म्स, आप उसको करेक्शन में क्या कर सकते हो, हाउ यू विल इंटरवीन इन दैट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो तमाम तरह आपके जो 8 एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, यस मिसाल, यू आर एग्जैक्टली राइट। तो हम आई रियली लाइक टू टेक अप योर फीडबैक। जैसे जैसे लेक्चर प्रोग्रेस करता जाता है आप लोग जरूर लिखते जाया करें, तो हमें आपसे कनेक्शन मिलता है और हमें पता चलता रहता है कि हाउ यू आर गेटिंग इन टू द थिंग्स, और आप फॉलो भी कर रहे हैं चीजों को कि नहीं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जब भी आपसे सवाल किया जाएगा हेल्थ के बारे में तो आप जरूर याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन उसके बेसिक 8 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है, विच इज वर्क, which has to work and which is working on your body, mind, soul and spirit. There is a major connection of all these 4 elements for having a good and healthy lifestyle. It's not ये ऐसा नहीं हो सकता कि खाली आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप जो है वो चलते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। योर माइंड, योर सोल, योर स्पिरिट शुड बी दैट मच कनेक्टेड, वो उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब आप न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आ जाएं कि अगर हम बेसिकली इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम उसकी ओरिजिन की बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है, कि प्लांट ओरिजिन है कि एनिमल ओरिजिन है, हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बेसिस पे कर सकते हैं।
कि इट इज मेड अप ऑफ कार्बन के साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन इसमें लगा हुआ है, सल्फर है, क्या चीज की बॉन्डिंग है, किस तरीके से वो डिफर होता है। कार्बोहाइड्रेट की केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, प्रोटीन की ये है, तो हम इसको केमिकल कॉम्पोजिशन की बेसिस पे भी कर सकते हैं, प्रीडोमिनेंटली फंक्शन की बेसिस पे भी कर सकते हैं कि वेदर इट इज एनर्जी गिविंग फूड और वेदर इट इज मसल बिल्डिंग। न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर कर सकते हैं, हाई कैलोरिक डाइट है, लो कैलोरिक डाइट है, किस तरह का जो है वो न्यूट्रिएंट आपके पास मौजूद है। तो जनाब यहाँ तक जो हमारी बेस बिल्डिंग हुई है, उस बेस बिल्डिंग में आप इस चीज को अपने माइंड में क्लियर कर लें कि इधर इट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग विच यू नीड टू वर्क ऑन एज अ डॉक्टर or as a caretaker of the patient. You must know about the whole story behind what's going on in the nutrition. Somehow I will give you some more examples in the lecture in the detail next, कि किस तरीके से जब आपका पेशेंट जो है वो फूड अच्छा नहीं खा रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरीके के प्रॉब्लम्स लेटर ऑन लाइफ में डेवलप हो सकते हैं। कि अगर तो आपने वीनिंग अच्छी नहीं की तो क्या होगा, अगर तो आपने यंग एज के अंदर जो है वो ग्रोइंग एज के अंदर जो है वो आपने चीजों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ओल्ड एज में क्या हो सकते हैं, देयर आर सर्टेन डिफरेंट थिंग्स रिस्पेक्टिव टू द डिफरेंट टाइम और द एज फैक्टर्स, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या क्या है। दैट्स प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर हम चलते हैं कि आपकी फूड के अंदर तकरीबन इतने इतने परसेंटेजेस जो है वो इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के होने चाहिए, और देयर आर सर्टेन माइन्यूट परसेंटेजेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एज वेल। आजकल कौन से विटामिन्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि वो आपकी डाइट के अंदर होना जरूरी है, आंसर कीजिएगा। Nowadays, सी, यस। और कौन कौन सी चीजें जो है वो, और कौन सा विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है आजकल, डी, सी, वेरी गुड आयदा, वेरी गुड, जिंक, वेरी गुड। सो ऑल आर यू टेकिंग इट? Have you incorporated your multivitamins in your diet? Yes, Mohammed Ali. Yes, Aida. Yes, everyone. Thank you for your response. That I'm so glad that you are following the things, and it makes me happier when you guys are interactive and you guys are giving me your opinion and stuff. So आज हमारा lecture थोड़ा सा लंबा है. I hope आप लोग tired नहीं होंगे, लेकिन interesting है. ठीक है? So let's start with the protein. The word protein by derivation means that which is of फर्स्ट इम्पोर्टेंस, ठीक है ना जी। बहुत ज्यादा बेसिक इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोटीन आपकी डाइट का, और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड से बनता है। और जनाब इसके अंदर जैसे मैंने बताया था केमिकल कॉम्पोजिशंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर की डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के साथ जो है हम बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो होते हैं उनके अंदर फास्फोरस और आयरन भी मिल रहा होता है, और हम ये देखते हैं कि 20% ऑफ जो हमारी बॉडी का वेट है वो प्रोटीन्स ने बनाया हुआ है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, आप लोग बायोकेमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी, कि प्रोटीन्स होते हैं जी स्मॉलर यूनिट्स, उसके अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में विच आर नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी, फ्रॉम विच 9 आर एसेंशियल्स। एसेंशियल्स का मतलब क्या, कि विच यू हैव टू टेक इन योर डाइट, सही है ना। So your body cannot synthesize these essential amino acids. EEA की जो term है, it is used for the essential amino acids, ठीक है। और ये आपको नाम से याद होने चाहिए, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फेनाइलएलनिन, थ्रियोनिन, विनाइल, वलीन एंड ट्रिप्टोफेन, हिस्टीडीन, ये तमाम तरह आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। थोड़ी सी इसकी तस्वीर में देखते हैं। हाँ जी, यस अहमद इश्तियाक, कैल्शियम भी है, जिंक भी है, बिल्कुल ठीक। आप यहाँ पे देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स में चेक करेंगे कि अमाइनो एसिड्स में एक छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिलके आएंगे एंड दे विल मेक अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स की कनेक्शंस के साथ यू विल गेट अ गुड प्रोटीन, ठीक है। कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, ये एमसीक्यूज में आ जाता है आपके पास। बट अगेन इनकी क्या जरूरत है क्या नहीं है, जरा देखते हैं। कि नॉन एसेंशियल इसलिए कि आपकी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज कर सकती है, नो प्रॉब्लम। अर्जिनिन, एस्पेरिगिक एसिड,
सेरीन, ग्लूटामिक एसिड्स, प्रोलीन, ग्लाइसिन, ये सब आपकी बॉडी बना लेती है, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर भी जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो हमें खानी चाहिए। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आप नहीं खाएंगे तो आपकी जो विटामिन की कन्वर्जन है नायसिन से ट्रिप्टोफैन में आने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो फिर आपने इम्पोर्टेंटली देखा कि मिथ्योनिन जो कि अगेन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड था, वो अपना मिथाइल ग्रुप देता है और कोलिन और फोलेट्स की सिंथेसिस में, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में, न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके ऊपर तमाम चीजें जो है वो सेल डिवीजन में बेस कर रही होती है। तो जनाब आपने देखा कि जैसे सिस्टीन, टायरोसिन एसेंशियल फॉर प्रीमेच्योर बेबीज और न्यू टिश्यूज कैन नॉट बी फॉर्म अनलेस द ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द डाइट। सो अब हमें डाइट पे जरा कॉन्शियस होने की जरूरत पड़ गई है। चलें जी आगे देखते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन, जिसमें तमाम तर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, ह्यूमन नीड्स जो हैं वो पूरी हो रही है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि अगर कोई प्रोटीन ऐसा है और उसके अंदर तमाम तर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आपने कहा जैसे एक या एक से ज्यादा के बारे में भी हम कह सकते हैं, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे डेजिग्नेट करेंगे एज अ बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो बाय द एंड ऑफ द डे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्रोटीन थे। ओरिजिन की बेसिस पे अगर हमने देखें तो बात करते हैं तो एनिमल प्रोटीन उनको हमेशा से सुपीरियॉरिटी हासिल है वेजिटेबल प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि वो बायोलॉजिकली कंप्लीट होते हैं। Either nowadays we are seeing much more problems which are arising from eating the animal proteins, but as long as आप देखें कि वेजिटेबल प्रोटीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम फिर भी रेट करें दोनों को तो एनिमल प्रोटीन की रेटिंग जो है वो एज अ बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन जो है वो ज्यादा खुल के सामने आती है। तो यहाँ पे आप देखें कि प्रोटीन के जो तमाम तर फंक्शन से आप देख सकते हैं, मसल ग्रोथ में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना जी, फ्लूइड मेंटेनेंस, हार्मोन सिंथेसिस, इम्यून फंक्शन, एनर्जी, इंजरी प्रिवेंशन, ठीक है जी। और ये तमाम तरह के जो है वो फंक्शंस हो सकते हैं, ये वही फंक्शंस हैं जिसको मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। सोर्सेस क्या हो सकते हैं, आप प्रोटीन खाना चाहते हैं तो आप मिल्क, चीज, मीट, ये एग प्रोटीन जो है वो बेसिकली सबसे अच्छा बेस्ट फूड प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि उसमें तमाम तर जो है वो जरूरियात के एलिमेंट्स मौजूद हैं और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, डाइजेस्टिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल्स अगर आप उठा के देखें तो पल्सेस, बीन्स और नट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन, कोई आइडिया है किसी को सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन ये क्या चीज होती है? ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है बच्चों। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि आपने ये खाना तो सबने देखा होगा, दिस इज द पिक्चर ऑफ दाल चावल एंड द मिक्सचर ऑफ टू न्यूट्रिएंट्स टुगेदर। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप उठा के देखें सीरियल्स, जैसे कि आप राइस की बात करें, ठीक है, तो वो जो है वो लाइसिन और थ्रियोनिन में डेफिशिएंट है, और जबकि पल्सेस जो हैं वो मिथ्योनिन में। तो आपने देखा कि इन दोनों में कोई ना कोई फैक्टर जो था वो मिसप्लेस था, लेकिन जब हमने इनकी कॉम्बिनेशन बनाई, इस खाने की एक कॉम्बिनेशन बनाई, तो वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना, और एक अच्छा प्रोटीन आपको प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर कंपैरेबली एनिमल प्रोटीन जो है वो तमाम तर एसेंशियल एसिड्स मौजूद होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो ये तो हो गया प्रोटीन का तमाम तर, हमने जो थोड़ा बेस ग्राउंड बनाया, आपने देखा कि वो बॉडी में स्टोर नहीं होते, आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में कंप्लीट जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनमें आपको इम्पोर्टेंटली यू नीड फॉर इट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ना कि आपकी मजीद जो बॉडी की तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए आपको रोजाना के बेसिस पे जो है अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपने लेना। फिर जनाब एक और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ गई है कि इवेलुएशन ऑफ प्रोटीन, दिस इज मोर प्रैक्टिकल नाउअडेज कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या होती है, कि ये इस चीज को आपने याद रखना है, ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट जो है ये क्या चीज होती है। इसको आप देखिए कि इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है
that is divided by there's the product of biological value and digestibility coefficient that is divided by 100. उसका जो रिजल्ट आता है उसको दे काउंट एज इवेलुएशन ऑफ द प्रोटीन, या उससे एनपीयू का नाम दिया जाता है। तो ये अब देखिए, इसकी हम मजीद डिटेल जो है वो आगे भी डिस्कस करेंगे। ये इट विल कम अगेन व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग एज दी सेपरेटली, जब हम एग्स को इवेलुएट करेंगे तो हम वहां पे भी इसको देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट यार्ड स्टिक है, ठीक है ना। आपने देखा कि प्रॉपर इंजेक्शन कैसे करना है प्रोटीन को, जो कि आपकी बॉडी में रिटेन हो जाता है, उसको आप जो आपकी मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हो, ये उस प्रोपोर्शन का नाम, ठीक है ना, एनपीयू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। और तमाम तरह एसेंशियलिटी ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जब आप मेजर करना चाहते हैं तो यू यूज दिस एनपीयू, ठीक है जी। असेसमेंट अपने प्रोटीन जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको कैसे करना है, वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आम मसल सर्कमफेरेंस में किया जा रहा होता है, क्रिएटिनिन हाई इंडेक्सेस में देखा जाता है, सीरम एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरेंट, टोटल बॉडी नाइट्रोजन, ये तमाम कंटेंट्स वो हैं जो आपके बॉडी का प्रोटीन न्यूट्रिशन स्टेटस बताते हैं। अगर तो बेस्ट मेजर जिसे कहा जाता है दैट इज सीरम एल्ब्यूमिन, अगर तो 3.5 ग्राम पर डीएल से ज्यादा है तो ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड इनफ। लेकिन 3.5 ग्राम पर डीएल के हिसाब में आ रहा है तो आप उसे माइल्ड डिग्री मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, और इफ इट इज 3 यू डेजिग्नेट एज सिवियर डिग्री ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो ये तमाम चीजें जो आपको याद करनी पड़ती हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आपको जो है एक एडल्ट की जरूरियात हो सकती हैं। तो ये जनाब आपको कुछ खाने पीने की चीजों की तस्वीर नजर आ रही है, इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? किस किस का फेवरेट है ये बर्गर्स, पिज्जाज, फ्राइड फूड, किस किस का ये फेवरेट है? आई थिंक ये सभी का फेवरेट होगा। यस असद, एवरीवन्स, यस मुतीबा। बट मुझे बड़ा ही दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है, ये सारे जो कंटेंट्स इसके अंदर आप खाते हो दैट ऑल आर दी अनहेल्दी फैट्स, ये तमाम अनहेल्दी फैट्स हैं। और अगर आप किसका नहीं होगा मैम? यस, गुड आंसर। बट ये तस्वीर आप मुलाहिजा फरमाइए कि हेल्दी फैट्स जो हैं वो आपके पास नट्स हैं, एग है, सैमन फिश है, एवोकाडोस हैं, ओलिव्स हैं, बाकी तमाम तरह से सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये तमाम चीजें जो है वो हेल्दी फैट्स में काउंट होती हैं। देन लेट्स रिव्यू, हम इसे 5 मिनट में जो है वो फैट्स के रिव्यू के ऊपर जाते हैं जनाब। तो फैट्स जो हैं वो बड़े ही नोटोरियस समझे जाते हैं और बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी का। एंड आप देख सकते हैं कि इनको क्लासिफाई किया हुआ है सिंपल ट्राइग्लिसराइड, कंपाउंड फॉस्फोलिपिड्स में और डिराइव में, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो कि तमाम तरह चीजों से मिल मिला के बन रहा होता है। देखते हैं क्या होता है। फैट्स जो होते हैं उनकी आप हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो आपको फैटी एसिड या ग्लाइसरोल मिल रहे होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो लियोरिक है, पामेटिक और स्टेरिक एसिड, जबकि अनसैचुरेटेड मोनो या पॉली हो सकते हैं। ठीक है, मोनो में ओलिक एसिड है, पॉली में लिनोलिक है, अल्फा लिनोलिक है। तो ये कुछ थोड़ी सी बेस ग्राउंड्स हैं जो हमें पढ़ना पड़ती हैं, याद करना पड़ती हैं, वो चीजें। अब हम देखते हैं एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है। वो आपके पास लिनोलिक एसिड होता है और ये भी आपके पास जो है वो जरूरी होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, थिंग्स लाइक एरिकिडोनिक एसिड। ठीक है, सोर्सेज यही हैं कि जो अच्छे वाले सोर्सेज हैं। अभी तो हमने देखे थे ना कि बर्गर एंड पिज्जा एंड अदर थिंग्स बहुत ढेर सारा फैट होता है, मगर वो गुड सोर्सेज नहीं है। जो आपके पास गुड सोर्सेज अवेलेबल हैं वो एग है, एवोकाडोस है, सार्डीन्स है, पिस्ताशियो है, ऑलिव ऑयल है, नट बटर, आलमंड, वॉलनट्स, ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें आपको गुड फैट मिलता है। तो ये जनाब आप देख लें, घी, बटर, मिल्क जो है वो एनिमल सोर्सेज हैं, जबकि ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सेसमे, कोकोनट एंड अदर थिंग्स ये जो है आपके पास वेजिटेबल फैट्स की तरह मौजूद है। विजिबल एंड इनविजिबल फैट्स, तो आप इनको डिफरेंट किया है कि एक तो विजिबल ही है, आपको नजर आ रहा है कि उसके अंदर घी है, बटर है, आपको नजर आ रहा है कि फैट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि जिनमें आपको नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा होता, नट्स हैं, सीरियल्स हैं, मिल्क या एग वगैरह के अंदर। ठीक है,
उसके अंदर भी जो है एक रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ फैट मौजूद होता है। फंक्शंस यही है कि हाई एनर्जी फूड है जनाब, और आपकी बॉडी को काफ़ी सारा काम करने की जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फैट खा लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। ठीक है, जो मेन काम है इसका, ये बॉडी में आपके विजरा को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है जनाब, और बीनीथ दी स्किन इट सर्व एज इंसुलेटर, ठीक है, अगेंस्ट कोल्ड। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंटली सुना होगा। ओके ओके, तो आपका नहीं है राना, ठीक है ठीक है, दैट्स गुड इनफ। तो बीनीथ स्किन अगर आप देखें तो ये रिजर्व, आपको इंसुलेटर की बात क्या होती है कि जितना फैट का बॉडी फैट लेयर मौजूद है स्किन के नीचे, वो आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर जो है वो इजीली जो है वो सर्दी की तरफ नहीं आता, टेम्परेचर आपका कोर टेम्परेचर नहीं गिरता। इसकी एग्जांपल आप पोलर बेयर से ले सकते हैं, जो कि अंटार्कटिका में व्हाइट बेयर्स मौजूद होते हैं, उनके बॉडी के अंदर नीचे बहुत सारा फैट का एक इंसुलेटर लगा हुआ होता है। तो जनाब एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन, जिसके अंदर आप जो है वो लिक्विड ऑयल्स को हाइड्रोजनेट करके यू कन्वर्ट इनटू द सेमी सॉलिड फूड, और सेमी सॉलिड फैट सॉरी, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके अंदर जो है वो होता क्या है, लेकिन ऐसा कर देने से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो बन जाते हैं, जो अच्छे भले आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा कम खाना चाहिए समहाउ, कभी कभार के मार्जरीन हो गया, या जो आप घी का इस्तेमाल करते हैं। बट अगेन उसके अंदर भी अगर आप जब भी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपको जो है वो अब जो कंटेंट है उसमें सेमी सॉलिड होने का वो तो बढ़ जाता है, थोड़ा सा टेस्ट एलिमेंट भी चेंज हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो अगेन वी टॉकिंग अबाउट फूड रिच इन ट्रांस फैटी एसिड, जिनकी अभी हमने बात की थी जनाब। ये सब वही हैं जो जिनके लिए भी हमने आपको बताया था, जिसके अंदर जो है वो व्हाइट फ्लावर की मिकदार ज्यादा होती है, डीपली फ्राइड किए जा रहे होते हैं। ठीक है, इन सभी में एम्प्टी कैलोरीज पाई जाती है। ये एक वर्ड आप याद रखिएगा, एम्प्टी कैलोरीज। आप जो मर्जी खा लें इस तरह, आपकी बॉडी को ना इससे एनर्जी नहीं मिलनी। अब क्यों नहीं मिलनी वो देखते हैं कि हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ट्रांस फैटी एसिड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं अनसैचुरेटेड एसिड्स के, जो कि फैटी सैचुरेटेड जैसी कॉन्फ़िगरेशन अलाउ कर लेते हैं। बहुत ही खतरनाक है, एथेरोजेनिक हैं, एलडीएल के लेवल्स बढ़ाते हैं, एचडीएल लेवल्स जो आपके लिए प्रोटेक्टिव फॉर योर बॉडी होते हैं उनका लेवल कम कर रहे हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ाते हैं। इन तमाम तर चीज़ों में वही चीज़ें मौजूद हैं जो अभी हमने आपसे डिस्कस की थी। डीप फ्राइड फूड्स हो सकती है, केक मिक्सेस, एनर्जी बार्स हो सकती है। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ और आपने खा लिया है, और आपकी बॉडी में जब ये जमा हो जाना शुरू हो जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपकी बॉडी से फ्लश आउट होने के लिए भी इट टेक्स ईयर्स। तो काइंडली अपना जो फूड चॉइस है उसको ज़रा रीडिफाइन कीजिए, और रिफाइंड ऑयल्स जो हैं ये भी ज़रा अच्छे होते हैं, एंड ये इम्पोर्टेंटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, थोड़े से कॉस्टली हैं लेकिन हेल्थ। फैट के साथ जो डिजीजेस हमारे पास जुड़ी हुई वो क्या है? ओबिसिटी है, फ्रेनोडर्मा है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस है, कैंसर्स हैं, ये सब आप देखेंगे। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है ना, तो अगर तो ये 25 तक लाई कर रहा है तो आप हेल्दी वेट के ऊपर हैं, लेकिन जहां ये 25 की लाइन क्रॉस करता है आप ओवर वेट और ओबीज होने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो आर्टरी के अंदर भी आप देखें कि नॉर्मल आर्टरी थी और आप उसको जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस किए जा रहे हैं, उसके अंदर जो है वो अंदर फैट की लेयर्स जो है बनती जा रही है। तो इसकी भी एक ब्लेंड आप कर सकते हैं कि आप 2 से ज़्यादा अच्छे वेजिटेबल ऑयल को मिलाएं, करेक्ट कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करें, लिमिट कर दें अपने बटर और घी के इस्तेमाल को। और इसके अलावा PHVO जिसे कहा जाता है पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, उसको जो है आपने रिप्लेस करना है, वो ज़रा डिफिकल्ट इन दी कनेक्शन ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी। अगर आप बात करें तो फैट रिक्वायरमेंट्स भी आपकी बॉडी की मिनिमम इनटेक जो है वो 20 to 40 ग्राम पर डे होना चाहिए, और इतना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को चाहिए। तो ये आ गए हैं जनाब अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप जब देखते हैं तो यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज टॉकिंग अबाउट थर्ड मेजर कॉम्पोनेंट है। ठीक है ना, आपकी बॉडी को मेन सोर्स है, मेजर सोर्स है एनर्जी का, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और मेन सोर्सेज में आपके पास स्टार्चेस हैं, शुगर है, सेल्यूलोज हैं। ठीक है, इसके अलावा तमाम तर सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर में, जैसे पोटैटोज वगैरह की बात हो रही है तो उनमें अवेलेबल होता है।
ये तमाम तर चीज़ें आपको जो डिटेल्स हैं इसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट टेकिंग द व्यूज ऑन विच आर मच मोर इम्पोर्टेंट बाय दिस टाइम। दिस इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी है। तो ये जनाब आपने देखा कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज इट इज आपके एग्जाम में आता है, और ये इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन का सवाल जब भी आएगा तो आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर जरूर आएंगे। ये क्या होता है कि आप एक कर्व बनाते हैं कि आपने कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसी पेशेंट को दे दिया हुआ है, और अब आप उसको टाइम के साथ नोट करना शुरू करते हैं कि एट द बिगिनिंग और कुछ देर के बाद और कुछ देर के बाद जो है वो उसकी बॉडी में कितना कोई ग्लूकोज में होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द एरिया अंडर द 2 hour blood glucose response curve following the ingestion of a fixed portion of test carbohydrate। ठीक है, यूजुअली 50 ग्राम आप उसको जो है वो इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज या वाइट ब्रेड की शक्ल में आप खिला देते हैं, और फिर आप उस एरिया को नोटिफाई करते हैं। कुछ जो उसकी क्लासिफिकेशन आपने की है कि कुछ लो GI यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हाई होते हैं। कुछ जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं वो कॉर्नफ्लेक्स हैं, ब्रेड बेक पोटैटोज हैं, कुछ वाइट राइस वगैरह, जिनका जो है वो एक्सेप्शनली हाई रहता है GI रेंज जो है ना उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद भी जो है वो ग्लूकोज लेवल अप रहते हैं बॉडी में। जबकि जो लो GI जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हैं, वो उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, एंड दैट आर गुड फॉर द बॉडी। बात बताने की बात ये थी कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं दैट आर गुड। डाइटरी फाइबर भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी एडिबल जो है वो कंपोनेंट है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, सारे कॉम्प्लेक्स किस्म के फाइबर्स इसमें आ रहे होते हैं, और ये इंपॉर्टेंटली दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व इन लैक्सेशन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एटेन्यूएशन, ब्लड ग्लूकोज एटेन्यूएशन। इन तमाम तर चीज़ों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आजकल हर डाइटिशियन कोशिश करता है कि वो आपकी डाइट में डाइटरी फाइबर का कंटेंट जो है वो बढ़ाए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो मूव ऑन होना शुरू हो जाए। टाइप्स भी आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइबर्स मैंने शो किए हुए, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट एंड काफी सारी टर्म्स में आपको मिल रहे होते हैं। फूड फाइबर्स में सेलुलोज, लिग्निन, हेमी सेलुलोज। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आता है एज इट इज। आप डाइटरी फाइबर के बारे में जितना भी जानते हैं वो यही है कि जनाब ये एसोसिएटेड है इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट बाइंड्स विद द बाइल सॉल्ट्स, प्रिवेंट्स रीअब्जॉर्प्शन, रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द सर्कुलेशन। तो ये बहुत अच्छा काम इसने कर दिया। आप चाहते थे कि आपकी बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम रहे, तो वो चीज यहाँ पे इसने हमें बाइंड करके बाइल सॉल्ट्स के साथ वो हमें प्रोवाइड कर दी। ठीक है, गम्स और पैक्टिन्स भी जो है वो अगर खाए जाते हैं या फूड के अंदर लिए जाते हैं तो वो जो पोस्ट पैरेंटल यानी कि खाने के बाद वाला जो ग्लूकोज लेवल है आपकी ब्लड में उसको नीचे करते हैं। फिनोग्रीक सीड्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन दिस मैनर। कोई नियर बाय 40 ग्राम्स डाइटरी फाइबर जो है वो आपको लेना चाहिए। तो ये आ गए हैं फूड पिरामिड के ऊपर, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप देख रहे हैं कि ग्रेन्स ने सबसे बड़ा हिस्सा जो कि बेस है वो अक्वायर किया हुआ है, फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बारी आती है, और फिर आपको थोड़े से कम मकदार में मीट और मिल्क के ऑल्टरनेटिव्स या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ आपको लेना चाहिए, और ऊपर जो है आपके पास फैट है, ऑयल है, सॉल्ट, शुगर, ये तमाम चीजें आपको मजीद लेसर अमाउंट्स में लेनी चाहिए। ये एक आपकी इंटरेस्ट के लिए मैंने इस्तेमाल किया है कि जनाब ये देखें कि वेयर दी ओबिसिटी प्लेसेस द बिगेस्ट बर्डन ऑन द हेल्थ केयर। ये यूएसएम का एक चार्ट है जो कि मैंने स्टैटिस्टिक्स में से उठाया था, और आप देख रहे हैं कि ओबिसिटी जो है वो बढ़ते 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 तकरीबन 14% जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ द पर कैपिटा जो है वो उठाना शुरू हो गई है। ये आप तमाम तर मुल्कों के नाम यहाँ देखिए कि जहाँ ओबेसिटी इज अ मेन प्रॉब्लम नाउ। ठीक है ना, तो ये हो गई बात। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करना चाहते हैं। आपके पास एक राइट वे भी मौजूद है, आपके पास एक लेफ्ट वे भी मौजूद है। ये मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप एज ए नेशन, यू आर अ ग्रोइंग डॉक्टर, यू आर अ यंग जनरेशन। ठीक है ना, आपको सोचना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू, एंड गो फॉर दोज थिंग विच आर गुड। ठीक है ना कि फिर देर हो जाए और फिर कोई चीजें ऐसी हो जाएं जो आप रिवर्स नहीं कर सकते। जब आप हेल्दी हैं, आपकी माइंड सेट हेल्दी है और आप अच्छा सोच सकते हैं, तो प्लीज आप उसके ऊपर बात करें। सो व्हाट आर दी एनी क्वेश्चंस टिल नाउ सो फार? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस?
यस, एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी कैलोरीज का वर्ड जो है वो इस वजह से कहा जाता है, उनको कहा यह जाता है कि आप बहुत सारी कैलोरीज खा रहे हैं, जो ऐसे फूड जो हैं जो बहुत ज्यादा रिच हैं, ठीक है ना। तो रिच होते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, जैसे हमने बात की, बहुत ज्यादा उनमें कैलोरीज हैं, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी कैलोरीज वो नहीं है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। They are just going to impose into your body, they will fix into your body and they will not easily flush out from your body. ठीक है, so let's move on to the other things because आज हमने vitamins को भी cover करना है। तो when the diet is wrong, medicine is of no use. When the diet is correct, medicine is of no need. ये आपकी बात जो है वो मैं उसको यहाँ पे एंड करूंगी, क्योंकि आपकी चॉइस, आपकी जो सोच है वो बनाती है, ठीक है ना, कि आप कैसे होंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। अगर आपकी डाइट चॉइसेस अच्छी हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आपकी डाइट ही ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की डाइट ठीक नहीं है, तो आप उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे नीचे लाएंगे अगर वो अपनी डाइट की करेक्शन ही नहीं कर रहे हैं। आप कितनी दवाइयां खिलाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि दवाई की भी कोई यूज नहीं रहेगी। एम आई राइट? ओके जी, थैंक यू, थैंक यू जी। सो लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर थिंग्स। तो मेरा ही मैसेज है कि स्टे काम एंड ईट हेल्दी, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और बहुत जल्दी से हम विटामिन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास तकरीबन 25 मिनट्स लेफ्ट। वी आर आज जो टाइम है बहुत तेजी से जा रहा है, तो देखते हैं जल्दी से हम विटामिन के बारे में। ये मैंने आपसे पूछना था, मैंने आपको खुद ही बता दिया कि क्या है ये विटामिन हैं जी। विटामिन और मिनरल्स हैं, हमने तमाम तर देखने, ए डी सी के, बी से लेके बी के B1 B2 B6 B3 B4, सॉरी B4 नहीं होता, B5 6 एंड B12 को हम देखेंगे, ठीक है जी। ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इनको खाना बहुत जरूरी है, और क्या इसके कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और किस तरीके से ये ना हो तो फिर कौन सी डिजीजेस हो जाए, ठीक है जी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अंडर द हेडिंग हम इनको पढ़ते हैं। कोई खास एनर्जी तो हमें इनसे नहीं मिल रही होती, बट दे इनेबल द बॉडी टू यूज अदर न्यूट्रिएंट्स। दे समहाउ, अभी हमने देखा था कि वन of the vitamin is necessary to complete the action of the other one. So let's see. कुछ हमारे पास फैट सॉल्युबल्स हैं which are A, D, E and K, जबकि कुछ हमारे पास वाटर सॉल्युबल है B and C। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो उसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है, जो उसका पिरोविटामिन जो है वो टाइप मौजूद है। तो आप हेल्दी बेनिफिट्स पे यहाँ पे आ जाएं कि हेल्दी बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, कि आपके आईज के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी में कैंसर के रिस्क को डिक्रीज करने में, आपके इम्यून सिस्टम की सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, बोन हेल्थ में, ठीक है जी। एक्ने की प्रिवेंशन में विटामिन ए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जनाब आप यहाँ देख सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, नॉर्मल विजन के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी के एपिथेलियल टिश्यूज की फॉर्मेशन में, स्केलेटल ग्रोथ की फॉर्मेशन में, एंटी इन्फेक्टिव है, ठीक है, बॉडी में इन्फेक्शंस को इजीली ग्रो नहीं करने देता, और बहुत सारी एपिथेलियल कैंसर से आपको बचाता है। लिवर, चीज, एग, बटर, होल मिल्क आर द गुड सोर्सेज ऑफ इट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये तमाम चीजों में डेफिशिएंसी के ऊपर अगर आप आ जाए तो विटामिन ए नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं, इन पिक्चर्स को थोड़ा डीपली देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस, द अदर वन इज कंजक्टिवल ज़िरोसिस एंड द थर्ड वन इज वाइट हॉट स्पॉट। ये ग्रेजुअली बनना शुरू हो जाते हैं, बात नाइट ब्लाइंडनेस से शुरू होकर कंजक्टिवल ज़िरोसिस एंड देन वाइट हॉट स्पॉट्स पे आ जाती है। तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस जिनकी अभी हमने बात की, और जनाब कुछ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस जैसे कि फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, एनोरेक्सिया, ग्रोथ स्टार्वेशन, ठीक है ना। तो जीआई इन्फेक्शंस, आरटीआईज और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो आप ये देखते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट करनी है तो यू जस्ट गिव द 200 इंटरनेशनल यूनिट्स और 110 मिलीग्राम ऑफ रेटिनॉल पामेटेट ओरली फॉर 2 सक्सेसिव डेज, ठीक है। प्रिवेंशन यही होगा कि इम्प्रूव डाइट्स देंगे, न्यूट्रिशनल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है।
और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली एवरी 6 मंथ्स देना इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो है वो आप 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पे डाल सकते हैं। असेसमेंट आपने कैसे करना है बॉडी का, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर नाइट ब्लाइंडनेस है, बाइट स्पॉट्स हैं, तो ये आपको पता चलता है कि इस पॉपुलेशन में जो है वो मसला बढ़ रहा है, तो उसी पॉपुलेशन को आपको स्क्रीन करने की जरूरत है। ऑलमोस्ट 600 माइक्रोग्राम्स इज इम्पोर्टेंटली ज़रूरी है आपकी बॉडी की। आप टॉक्सिसिटी पे आ जाएं तो अगर ज़्यादा खा लिया है किसी ने ज़्यादा है तो वहाँ पे भी मसले हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्किन डिजीज, स्क्वेमोजेशंस, enlarged level पेप्टिडियमिया, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि एनामलीज हो सकती हैं फीटस के अंदर। तो जनाब ये हो गया विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, कंजक्टिवल ज़ेरोसिस है, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस हैं, एक्स्ट्राऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस हैं, वो एग्जाम का क्वेश्चन डेफिनेटली है। और जनाब विटामिन डी के ऊपर आ जाए, आपको कैल्सीफेरॉल और कोलीकैल्सीफेरॉल, जिसे विटामिन D3 भी हम कहते हैं, एनिमल फिश, ठीक है ना, एनिमल फैट्स में, लिवर ऑयल्स में मौजूद है। स्किन एक्सपोजर आप करते हैं सनलाइट के साथ तो भी आपकी बॉडी में विटामिन डी बनने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके कुछ पार्ट जो है वो आपके लिवर में टेक प्लेस हो रहे होते हैं, कुछ जो है वो किडनी अकम्प्लिश कर रही है। इस किडनी हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपने देख लिया कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है यही कि कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, बोन मिनरलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और जनाब इसके होने की वजह से जो है वो किडनी में ट्यूबुलर लेवल के ऊपर फास्फोरस और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा नॉर्मल ग्रोथ के लिए आपके पास सनलाइट से आप ले सकते हैं। एनिमल फूड ओरिजिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप इस जो का गुड सोर्स है। डिफिशियंसी के क्या जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है, ओवरवेट होना, फटीग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना, ठीक है, इम्यून इम्पेशेंट है, ठीक है ना, ये जो आपको पेशेंट है वो इम्यून इम्पेयरमेंट इसके अंदर मौजूद है, ड्राई स्किन है, जॉइंट पेन्स है, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो बच्चों में अगर हम बात करें तो हम उसे रिकेट्स कहते हैं और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। ये आप कुछ तस्वीरें इनको गौर से देख लें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं रिकेट्स के वो एग्जाम का क्वेश्चन है डेफिनेटली। डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टनेल, फ्रंटल बॉसिंग, डेंटल हाइपोप्लेजिया, पैक्टस क्रेनिएटम, ठीक है जी, और स्वेलिंग ऑफ द रिस्ट जॉइंट्स, हैरिसन सर्कल्स, ठीक है, rickety rosary, craniotabs, wide sutures, जो बाउंड का फ्लैग है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर आगे जो तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है। प्रिवेंशन वही है कि जनाब आप एजुकेट करें पेरेंट्स को कि सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए, पीरियोडिक प्रोफिलैक्सिस डोजिंग ऑफ विटामिन डी करना चाहिए, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कैन बी द गुड टूल इन इट, ठीक है ना। तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो आपको इसके चाहिए होते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन ई के ऊपर आ जाएं, सोर्सेज ऑफ विटामिन ई क्या हो सकते हैं, ये तमाम ऑलिव ऑयल्स, कोकोनट ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल्स, आलमंड्स, बीन्स, ये सब, ब्रोकली, ठीक है। तो टोकोफेरॉल्स कहा जाता है इनको। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है लिम्फोसाइट्स पे विथड्रॉल, ठीक है। अब विटामिन के ऊपर आ जाए हम, विटामिन के में मसला क्या हो सकता है, ये तमाम इन चीजों में मौजूद है, प्रून्स में, कैबेज में, एग योक में, ठीक है, चिली, पेपर, कुकम्बर, सोयाबीन। तो K1 जो आपको फ्रेश वेजिटेबल से मिल रहा है, जबकि K2 आपकी इंटेस्टिनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी में मौजूद कोगुलेशन फैक्टर्स की प्रोडक्शन में और उनके रिलीज में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। आपने पैथोलॉजी में, जनरल पैथोलॉजी में इसको जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये सून आफ्टर बर्थ जो है वो बच्चों को दिया जा रहा होता है, 0.5 मिलीग्राम विटामिन के आयरन इज रेकमेंडेड। अगर तो विटामिन के ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लीडिंग इन द नोज हो सकती है। तमाम तो न्यूबॉर्न्स के लिए इसलिए जरूरी है कि ये आपकी जो उनको फौरी तौर पे जो ब्लीड का रिस्क है उससे बचा, ठीक है ना। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो अभी बनना शुरू नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमें तमाम तर ऐसे बच्चों को जो कि बॉर्न हुए विटामिन के जो है वो शॉर्टली दे देना चाहिए। विटामिन बी के ऊपर आप आ जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कैप्सूल्स में
मैंने तमाम तर को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। B1 है, B3 है, ठीक है, B6 है, B2 है, B5 है, ठीक है, B12 है। ये देख लें आप। यहाँ पे विटामिन B1, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, साइनोकोबालामीन, ये आपकी जो इनकी कहना चाहिए कि साइंटिफिक नेम चाहिए आपको पता होना चाहिए। थायमीन जो है वो भी एक वाटर सॉल्युबल है और जनाब व्हीट और राइस के अंदर आपको मिल रहा होता है। और रेडिली अगर हम राइस को मिल किया जाता है ड्यूरिंग वॉशिंग, राइस मिलिंग और कुकिंग में ये काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा ही जाता है कि अब उसको सोक वाटर में बनाएं और कम वाटर में सोक करें और उसी में कुक कर लें, तो आप जो है वो इसको बचा सकते हैं। अगर तो थायमीन डेफिशिएंट हो जाए तो बेरी बेरी हो सकती है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि वर्निकीज एनकेफेलोपैथी, जिसके अंदर आप ऑप्थेल्मोप्लेजिया, पोलिनेराइटिस, डेक्सिया, मेंटल रिटार्डेशन, डिटोरिएशन जिसे कहा जाता है, वो हो सकती है। तो ड्राई और वेट बेरी बेरी भी हो सकती है, इन्फेंटाइल बेरी बेरी भी है। प्रिवेंशन वही है कि जी एजुकेशन होनी चाहिए, गुड बैलेंस डाइट होना चाहिए और पार बॉइल्ड या अंडर मिल्ड राइस जो है इस्तेमाल करना चाहिए। अल्कोहल की जो कंजप्शन है दैट इज आल्सो लीड टू द थायमीन डेफिशिएंसी। तो अल्कोहल जो है दैट्स बैड फॉर हेल्थ एंड डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसी तरह राइबोफ्लाविन जिसे विटामिन B12 कहते हैं, उसका भी बड़ा फंडामेंटल रोल है, को फैक्टर है आपके पास। और ऑक्सीडेशन ऑफ B6 नियासिन और विटामिन के लिए जरूरी होता है। इसकी भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज के अंदर आप देख सकते हैं, ये कैरेट लीव्स, पपाया, चीज, ये सब यहाँ से आपको मिल रहा होता है। ना हो तो क्या हो सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोसाइटिस, सिलोसिस, इचिंग एंड बर्निंग ऑफ आईज, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न अबाउट इट, ठीक है ना। ये सब चीजें याद रखिएगा। Now come up to the niacin, which is B3. It is again important. और ये आपकी जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं, उन सभी की मेटाबॉलिज्म के लिए भी इवन ये जरूरी होता है। सोर्सेज इसकी मेनली जो है वो लिवर, किडनी, मीट, पोल्ट्री, लेग्यूम्स, ग्राउंड नट्स, ठीक है। नियासिन की डेफिशिएंसी कैन लीड टू द ग्लोसाइटिस, ठीक है, टंग में जो इन्फ्लेमेशन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हम अभी और भी चीजों के बारे में इससे बात करते हैं, डर्मेटाइटिस मेनली, ठीक है। 4Ds मशहूर जमाना जो है वो नियासिन के साथ कनेक्टेड है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ, ठीक है जी। ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस जो भी मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया। प्रिवेंशन यही है कि जनाब गुड मिक्स डाइट लेनी चाहिए और तमाम तर मेज या ज्वार पे जो बेस्ड डाइट्स हैं उनको टोटल डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, आपको मिक्स तरह से खाना चाहिए, ठीक है। तमाम तर चीजों का वेल मेरे गुड बैलेंस इन इट, ठीक है जी। तो रिकमेंडेड अलाउंस में आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 6 milligram per 1000 kilocalories energy take आप ले सकते हैं। विटामिन B6, दिस इज वेरी नाइस स्लाइड, इसमें आप सारी चीजें एक साथ देख सकते हो कि एक तो विटामिन B6 प्रेजेंट है आपके पास मीट में, मेनली एग्स में, ठीक है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और जनाब अगर ये कोई नहीं खाता है तो ये अनीमिया के साथ लीड कर सकता है, ठीक है। नमनेस है, नर्व डैमेज है, मसल पेन है, ये सब चीजें इसके साथ कनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जनाब ये आपको अपनी बॉडी में पायरिडॉक्सिन की जो एक कनेक्शन है वो आइसनाइजेट के साथ याद रखिएगा कि जो लोग एटीटी पे हैं, जो पेशेंट आपके ट्यूबरक्लोसिस जिनको हुआ हुआ है वो एटीटी पे हैं, उनको पायरिडॉक्सिन जो है वो 10 मिलीग्राम पर डे देना इज वेरी नेसेसरी टू मेक टू गेट देम सप्लीमेंटेड विद दिस विटामिन। पेंटोथेनिक एसिड जिसे आप B5 भी कहते हैं, इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोसिंथेसिस ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में होता है, मशरूम, एवोकाडोज, मिल्क, सनफ्लावर, होल ग्रेन्स में मौजूद है। तो ये तमाम चीजें। Folate again important for the synthesis of nucleic acid in the body and it's very much important in the normal development of the bone and the bone marrow cells, ठीक है जी। सोर्सेज आपको पता ही है, वही है मीट, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, मिल्क, फ्रूट, ये तमाम अच्छी चीजें जो मैं आपको पहले बताया हुआ। ओवर कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ना करें, ठीक है। फोलिक एसिड आपकी बॉडी में डाइजेशन का काम करता है, ब्रेन में नर्व फंक्शन का काम करता है, लिवर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आपके ब्लड सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, डीएनए रिपेयर के लिए, क्रिएशन के लिए, रिपेयर के लिए, हेल्दी स्किन, हेयर, नेल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है।
और फॉलिक एसिड को जो है वो वैसे भी जब प्रेगनेंसी में भी इट इज वेरी मच नेसेसरी टू गेट इट सप्लीमेंटेड दैट प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है जी। अभी हमने देखा कि प्रेगनेंसी लैक्टेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अलावा अगर तो मसले हो जाएं और ना हो तो फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ग्लोसाइटिस, किलोसिस, जीआई डिस्टर्बेंसेस सिवियर हो सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सिवियर डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। जो कुछ डिजीजेस है, कुछ मेडिकेशंस ऐसे हैं जो करवा सकते हैं मसला कि अल्कोहल या कोई ट्राइमोक्साजोल है जो इसके एंटागोनिस्ट है। ठीक है ना, ये सब चीजें जो है वो अबॉर्शन इवन कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस तक कर सकते हैं। तो लैब डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन सीरम एंड रेड सेल फॉलोइड कंसंट्रेशन। ठीक है जी। बॉडी स्टोर्स जो है वो यूजुअली लार्ज नहीं होते, तो डेफिशिएंसी जल्दी भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसका जरूरी है कि हम जब भी बॉडी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आए कि रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है, तो फिर जो है वो आप उसको जरूर इस्तेमाल करें। ये इसके रिकमेंडेड डेली इंटेक्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है जी। नाउ कम अप टू विटामिन B12, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद अ कोबाल्ट एटम। ठीक है ना। B12 को हम जल्दी से देख लेते हैं। ये भी आपकी डीएनए फॉलेट के साथ साथ डीएनए सिंथेसिस में कॉपरेशन इसकी बहुत जरूरी है, उसी से मिल मिला के बन रहा होता है। माइलिन शीट्स को बनाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो रिच फूड्स वही है, आलमंड, फिश, चीज, एग, मिल्क। ठीक है, ये सब चीजें। और थोड़ा बहुत अमाउंट जो है इसका कोलन बैक्टीरिया भी बना रहे होते हैं, बट लिवर इसकी मेन चीज। कॉजेस क्या हो सकते हैं? या तो कोई अच्छे से खाता नहीं है, डाइटरी लैक है, क्रॉनिकली कोई अल्कोहलिक्स है। ठीक है, हो ही सकता है। और जीआई जो कंडीशंस है जिसमें ये हो सकता है, जो ये कॉज कर सकता है, वो पेप्टिक अल्सर्स भी हैं और परनीशियस एनीमिया भी। ठीक है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो बॉडी के। अब डेफिशिएंसी से होगा क्या? कॉग्निटिव डिक्लाइन, लो एनर्जी, नमनेस, हाइपोथायरॉयडिज्म, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, ये तमाम तर चीजें हो सकती हैं। तो डेफिशिएंसी से आपने देखा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, डीमाइलिनेशन, ये सब चीजें इसमें हो सकती हैं। नाउ कम अप टू द विटामिन सी, दैट इज ascorbic एसिड, और मोस्ट सेंसिटिव है हीट के लिए। अभी आपने देखा है कि आजकल की कंडीशंस में आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है टू कीप योर इम्यून सिस्टम अपग्रेडेड। ठीक है, एंटी कैंसर है, एंटीसेप्टिक है, एंटी डायबिटिक है, एंटी प्रोलिफरेटिव है, इम्यूनो कॉम्पिटेंस। जो इम्यूनो कॉम्पिटेंस है ना इसकी, उसको आजकल आप लोग इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसका यूज अपनी डाइट में बढ़ाइए, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस and what is happening with your immune system. As far as your immune system is strong, so probably you will might not get the disease, inshallah, because very much less chances with those people who have the very good immune system in their bodies. तो आप देख सकते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स में मौजूद है। गावा इसकी जो है एक अफोर्डेबल सोर्स है। ठीक है ना। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्कर्वी, जिसे आप कहते हैं, लिथार्जी, फटीग से बात शुरू होके ब्लीडिंग गम, अनीमिया और फिर हाई फीवर तक बात जा सकती है। 40 मिलीग्राम पर डे फॉर द अडल्ट्स इज इवन नेसेसरी। तो ये जनाब हमारे तमाम तर विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। सॉरी फॉर बीइंग अ बिट फास्टर टुडे, बिकॉज एक छोटा सा ओवरव्यू था। It was an overview to make revision quick. So, any questions? Thank you, Asad. Any of the feedback is required? So this is my message to all of you. Your diet is a bank account. Good food choices are good investments. तो ये बड़ा अच्छा सा एक मैसेज है जो मेरी तरफ से
आज जा रहा है, but I hope. Yes, please. Anyone there? थैंक यू असर, थैंक यू राना। मैं चाहूंगी कि बाकी बच्चे भी मुझे अपना एक छोटा सा फीडबैक दें, बिकॉज आपको जितनी भी कनेक्शन मेकिंग है, मिसाल, थैंक यू बेटा, because I really want to know that what's going on, and I just want to make things more clarified to you with the help of the some great pictures which I found on internet, because of to make your connection, to make you think about it, to make you grasp about it. It's the good idea when there is no connection of us between, the only screen is there. So I think this is the most important factor in which I try to make presentation, जिसमें आप लोग थोड़ा सा convenience में जाके जो है ना उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। Any few, if I have, if I have any questions? So thank you for your attention, and I hope in far of the next two lectures we would be rather importantly doing the whole important concept of the nutrition. And once you will open your books and you will get a good pathway, you need to you will be able to underline, you will be able to highlight all those points which were necessary as far as your final examination is concerned. So how was the test today? Good. Okay, Misal. Okay. Good. Good. And what about SEQs? Okay. Good. Okay, Mariam. Okay. Good. So the main thing is that you need to follow the आपके लिए जो टॉपिक डिजाइन होता है, आपके लिए जो चीजें पढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं, it's is the very easy. Good. Okay, Samreen. ओके समीन, सॉरी समीन इकबाल। मैं चाहूंगी कि आप लोगों का जो भी फीडबैक रिगार्डिंग टू दी, मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट किया था कि इफ एनी ऑफ द टॉपिक विच यू वांट टू रिवाइज जस्ट राइट मी डाउन, अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो। ओके गुड। ओके गुड। बाय स्टैट्स। ओके ठीक है, आई विल लेट। ओके मुतीबा। ओके, we will I will give the
the idea of you whatever you have told me. I will talk to my focal person. ठीक है ना, ये मैं इसको definitely I will link it to the people around. So we'll see what I can do for you. So how much time is left? I think just last 2 to 3 minutes. If anything else you would like to rather ask about nutrition and food and nutrition. Okay, 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 Miss Ann. Okay, we'll forward it to focal person. Okay, okay, demographic. Right. Okay, Aida. Fine, fine. Okay, that's good. As far as the food and nutrition is concerned, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि खाना का ताल्लुक बहुत सारी डिजीजेस से है और अगर मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द डिजीज आर कनेक्टेड विद योर फूड इनटेक, ठीक है, जिसमें आपके कल्चर्स, आपके कस्टम्स, आपकी तमाम तर चीजें उसके ऊपर काम कर रही होती हैं, तो ये गलत नहीं होगा कि आपकी बेशतर जो डिजीजेस हैं दैट ऑल आर कनेक्टेड टुवर्ड्स योर प्रैक्टिसेस, योर फूड चॉइसेस एंड द कस्टम्स एंड द कल्चर्स इन विच यू बिलीव, ठीक है ना। तो मेरी एक हमेशा ये बात याद रखिएगा कि देयर इज अनदर रूट जिसे आप लाइफस्टाइल मेडिसिन कहते हैं, जिसमें आप चेंजेस करके, जिसमें आप अच्छी चीजों को मॉडिफाई करके, जिसमें आप रिक्वायर्ड चीजों को करने के बाद जो है वो चीजें एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द न्यू एंड ग्रोइंग एडवांसमेंट ऑफ द मेडिकल साइंसेस और इसमें बहुत सारे न्यू करियर्स भी डेवलप हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे न्यू पाथवेज भी डेवलप हो रहे हैं। तो वो आगे जाके आपको जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे, पास ऑन करते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कि किस किस चीज़ों के अंदर जो है वो स्पेशलाइज होना शुरू हो गया है, किस किस चीज़ों के अंदर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अट्रैक्टिव हैं और किस किस चीज़ों के साथ यू कैन गेट गुड रिजल्ट्स इन योर पेशेंट। एंड बिकॉज एज अ डॉक्टर एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने पेशेंट को ठीक कर लेते हैं वो आपका सक्सेसफुल डे होता है, ना कि वो दिन जिस दिन आप उसको बार बार अपने पास बुलाते हैं और बार बार आप उसको फॉलो अप पे रखते हैं और बार बार आपको उसकी मेडिकेशंस अप एंड डाउन करनी पड़ रही होती हैं। दैट इज नॉट योर सक्सेसफुल डे। योर सक्सेसफुल डे इज दैट डे जब आप किसी को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, आप उसकी लाइफ को चेंज करते हैं, आपकी मॉडिफाई करते हैं, आप उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी कर देते हैं, आप उसको अपने पैरों पे चलना सिखा देते हैं, आप उसको खुद सोचना सिखा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला का है और जहां आप एक इंसान के साथ अच्छा करते हैं, जहां आप अपनी एक सोच अच्छी सी पहुंचाते हैं किसी तक और आप अपना काम अपनी तरफ से अच्छा कर जाते हैं, तो योर रिवॉर्ड इज जस्ट वेटिंग फॉर यू एट द नेक्स्ट डोर। और हमेशा याद रखिएगा कि अपने काम को नेक नियति से करना, अपने काम में सक्सेस ढूंढना और अपने काम को फेलियर में टर्न कर देना, ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी जो नेक नियति है, आपकी जो राइट चॉइसेस हैं, आपका जो अच्छा से काम करना है, दिल से काम करना है, दैट मेक्स यू out of the world at the end of the day. So it is a goodbye from my side. So the time is there. So best of luck, all of you. Stay safe and blessed.